नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और है आज क्लास आपकी सीरीज़ के प्रश्न हैं। जी हाँ, इससे पहले भी आपकी सीरीज़ के सभी प्रश्न मैंने सॉर्ट करवाया था। उसमें से कुछ प्रश्न रह गए थे जो अभी मेरे पास उपलब्ध हैं, सो मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दें, इसलिए इसमें पार्ट 2 डाला है। ठीक, 10 का पार्ट 2 इसमें ऑल सॉर्ट है। ओके, तो पार्ट 2 में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो शॉर्ट स्किप हो गया था उसे शामिल किया है। और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। और आप सब अभी भी कंफ्यूज हो, पेपर क्या मैम रियल में पेपर है? जी हाँ बच्चों, रियल में पेपर है। ये तो स्कीम बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन आप सब भी बार बार कमेंट कर रहे थे मैम कब है पेपर। कोई पूछता थर्ड पेपर कब है, कोई पूछता सेकंड पेपर कब है। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये शेयर किया था जो वीडियो था, और पोस्ट भी डाली थी आपकी, जो आपका सिर्फ आप ही के पेपर का मैंने होम साइंस के सभी पेपर की डेट और टाइमिंग दे के आप सभी के पास शेयर किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिनको नहीं पता है वो जान लें। आप सभी का पेपर नज़दीक है, इसलिए तैयारी जोरों पर रखें। और आप सब फर्स्ट पेपर की तैयारी की, जैसे कि इसमें मैंने एमए फाइनल ईयर का जो रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाया हुआ है वो आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक, वैसे भी मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है, आपकी पोस्ट पर डाल दी है। पोस्ट आपको मिलता है नहीं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पे कम्युनिटी लिखा है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वहाँ मैंने शेयर की है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी अवश्य कर लिया करें, क्योंकि यदि आपको पसंद आता है तो लाइक बिल्कुल करना भूलें ना। और जो पहली बार जुड़े हैं सबसे पहले ये काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं, आपके पास मैसेज नहीं जाता है और आप कमेंट करते हो मैम मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ठीक, ये आपका गाइडेंस का पहला प्रश्न आज की वीडियो में मैंने शामिल किया है। पहला प्रश्न है अवसाद उस लड़की के लिए एक कमेंट ज़रूर करना कि जिसने आप सभी के लिए सीरीज के प्रश्नों शेयर किया है। और आप सब भी, अगर आप सबके पास सीरीज है और आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ प्रश्न है जो आप पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप शेयर कर सकते हो और बच्चों को भी इसका प्रॉफिट होगा। फिलहाल इससे पहले जो मैंने बुक से पढ़ाया था ना आप सभी को, कुछ एक बुक के माध्यम से आप सबको मैंने बताया था ना उस वीडियो में कि बच्चों फ़िलहाल मेरे पास है नहीं कोई रिसोर्सेज, लेकिन ये एक बुक है, इसी के माध्यम से हम आपको जो इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट से है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो वो वीडियो आप सब देखना ज़रूर। ठीक, वो जितना भी पढ़ाया है आपकी सीरीज़ में मैच कर रहा है। ओके, तो वो भी वीडियो आप सब इसकी बिल्कुल मत करना, पढ़ लेना। यहाँ पे अवसाद जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन, ठीक, आपकी भाषा में कहते हो ना, वो बहुत डिप्रेशन में है। ठीक, तो अवसाद एक मनोदशा विकार है या एक विकार भी है जिसमें निरंतर उदासी रहती है और किसी भी चीज़ में रुचि कम होने लगती है। कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी खान पान, आपकी आपसे रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उसमें जो आपकी इंटरेस्ट होती है, रुचि होती है, वो कम होने लगती है, या एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है। ठीक, ये मानसिक रूप से मन का एक विकार होता है जो दुख की स्थायी भावना उत्पन्न करता है। किसकी भावना? दुख की स्थायी भावना उत्पन्न करता है। यह व्यक्ति के सोचने, सोने, खाने और कार्य करने के तरीके में बदलाव लाती है। अवसाद व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचारों और कृत्यों को उत्पन्न करता है। ठीक, ये अवसाद होता है डिप्रेशन। आई होप आप समझ चुके होंगे डिप्रेशन क्या है। अब आइए बाइपोलर समझते हैं, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? ये भी एक प्रकार की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ये भी जान लेते हैं। ठीक, बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन और मूड स्विंग, क्या है ये? स्विंग है। ठीक, स्विंग की वजह से बनती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी बहुत खुश और ऊर्जावान होते हैं तथा किसी समय बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं एवं सुस्त महसूस करते हैं। अर्थात पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा बराबरी
सॉरी बच्चों, बारी बारी से दो अलग और विपरीत अवस्थाओं में जाती रहती। ये बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, ठीक। ये मानसिक बीमारी है। ऐसा कब होता है, जब कोई ज़्यादा तनाव में रहने लगे या डिप्रेशन, जैसे अवसाद अभी मैंने पढ़ाया ना, डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है, फिर उस समय वो इसी बाइपोलर डिसऑर्डर की लत में आने लगता है, उस बीमारी में पड़ने लगता है, और धीरे धीरे फिर जब उसे क्षणिक खुशी महसूस होती है तो उस समय वो बहुत ऊर्जावान व्यतीत करने लगता है, अपने आप को प्रतीत करने लगता है, और वह बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। फिर कंडीशन आ जाती, फिर वो डिसऑर्डर में फिर से वो निराश एवं सुस्त महसूस करने लगता है ना। तो विशिष्ट बालक, मैंने इससे पहले वाले में जो अभी मैंने बताया ना, जो बुक के माध्यम से आप सबको पढ़ाया था विशिष्ट बालक के बारे में, उसमें भी बताया हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक। और उस वीडियो को आप सब स्किप बिल्कुल मत करना, उसे ज़रूर पढ़ना, जो मैंने आप सबके लिए बुक के माध्यम से कम से कम 30 मिनट के वीडियो हैं, 30 मिनट के वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसमें सिर्फ ये नहीं दिया गया है कि प्रश्न नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने जो भी पढ़ाया है उसी से आपके पेपर में आएगा, ठीक। विशिष्ट बालक वे होते हैं जिससे समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम मात्रा में गुण पाए जाते हैं। ये गुण उनकी बुद्धि, शरीर, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी भी एक का अधिक क्षेत्रों में संबंधित हो सकता है। विशिष्ट बालक जो सबसे अलग होते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, किसी न किसी क्षेत्र में सबसे अलग होते हैं, ठीक। उन्हें हम क्या कहते हैं, वो सबसे अलग होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, ठीक। नॉर्मली में आप समझ लें। फिर उसके बाद प्रतिभाशाली बालक, इसका आईक्यू क्या होता है, आईक्यू लेवल क्या होता है, ये बताते हैं। प्रतिभाशाली बालक को अधिक सामान्य बालक भी कहते हैं, अधिसामान्य बालक भी कहते हैं। यह वह बालक है जिनकी बौद्धिक क्षमता सर्वोच्च श्रेणी की होती है। इनका आईक्यू लेवल जो बुद्धि लब्धि होती है 135 या इससे अधिक होती है, ठीक। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू लेवल कितनी होती है, तो 135 से अधिक होती है। नेक्स्ट आता है समायोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये बोरियन के अनुसार, बोरियन ने कहा कि समायोजन के बारे में कि वह समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। और समायोजन स्थिर न होकर एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। स्थिर न होकर एक गतिशील प्रक्रिया होती है, ठीक। उसके बाद बुद्धि लब्धि, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, अभी मैंने बताया प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू लेवल कितनी होती है, 130 होती है। अब आइए यहाँ पे बुद्धि लब्धि के बारे में जानते हैं। बुद्धि लब्धि होता क्या है, आईक्यू होता क्या है, ठीक। बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे क्या होता है, बुद्धि का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्धि बालक में स्थिति बुद्धि को मात्रा का मापन है। जो बालक की आईक्यू लेवल है, बुद्धि है उसकी, जैसे आपकी बुद्धि कितनी है, कहाँ तक काम करती है, कितना पढ़ लेते हो, एक दिन में कितना अगेन कर लेते हो, कितना याद कर पाते हो, कितना भूल जाते हो, ये आपकी आईक्यू लेवल है, ठीक। टर्मन ने कहा कि टर्मन जो महोदय थे, इन्हीं को हम बुद्धि लब्धि का जनक भी कहते हैं, खोजकर्ता भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पे टर्मन है ना, टर्मन। इन्होंने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। सूत्र क्या है, बुद्धि लब्धि, आईक्यू, मानसिक आयु, यम ए मतलब मानसिक आयु, मेंटल एज, और फिर अपॉन, फिर वास्तविक आयु, जिसे ओ ए कहते हैं, ठीक। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्मन ने जो ऐसे आई क्यू बराबर मेंटल एज अपॉन 100, ठीक। नहीं, यहाँ पे हम वास्तविक आयु हो गया, जिसे हम ओ ए बोलते हैं, वास्तविक आयु, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 100, ये होता है सूत्र टर्मन का, ठीक है। ऐसे फिर से नोट कर लेना, याद कर लेना, अगर आ जाता है आई क्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, कहीं कहीं वास्तविक आयु दिया रहेगा, कहीं कहीं मानसिक आयु दिया रहेगा, ये सवाल आता है आपको निकालने के लिए, ये मैथ में होता है, ठीक। ये आई क्यू है, आई है, ठीक। फिर उसके बाद समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक भी मैंने बताया है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
डब्ल्यू.सी. वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के वर्णन के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। समस्यात्मक बालक के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कक्षा में पढ़ाई के बीच विघ्न पैदा करने वाले होते हैं। दूसरा है चिंताहीन, अधिक कौतूहल प्रदर्शित करने वाले बच्चे, कार्य में ध्यान न लगाने वाले बच्चे, बेचैनी प्रदर्शित करने वाले बच्चे, चोरी करने वाले बच्चे, ये होता है। ठीक, ये सब थेरेपी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है। ये एक प्रश्न छूट गया था, आज इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये प्रश्न था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये हमें लग रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना, आपके पेपर में आ सकता है। इसमें क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शनल, अभी जाते जाते लाइक तो कर सकते हो, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। कह रहा है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को लेन देन विश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेन देन विश्लेषण भी कहते हैं। ट्रांजैक्शनल जो एनालिसिस होता है व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है और व्यक्तिगत विकास तथा व्यक्तिगत परिवर्तन के क्या है बच्चों के लिए एक व्यवस्थित मनोचिकित्सा है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एसोसिएशन के अनुसार कहा गया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो मानव व्यवहार और रिश्तों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सुधार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। ठीक, ये इन्होंने कहा। ठीक, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये शॉर्ट का पार्ट 2 था, इसमें मैं लॉन्ग नहीं लाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।